करें स्टार्ट। तो हम अब अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मैराथन क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली दो ही टॉपिक है बस। पहला टॉपिक है आपका कोरिलेशन और दूसरा टॉपिक है आपका रिग्रेशन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कोरिलेशन तो भाई अभी कैलकुलेट मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ भी है और कैलकुलेट कैसे करते हो भी सिखाऊंगा भी वापस से। लेकिन रिग्रेशन के लिए एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है सर? वो आपको मीन आना चाहिए कैलकुलेट करने, ठीक है। दूसरा आपको क्या आना चाहिए कैलकुलेट करने? क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद क्या कैलकुलेट करने आना चाहिए? आर मतलब कोरिलेशन। और फिर रिग्रेशन का तो खुद का नियम लगेगा, वो अलग। आई बात समझ में? तो रिग्रेशन का खुद का नियम लगेगा अलग। और आपको क्वेश्चन में सीरीज कितनी दी रहेगी? 2। मतलब पहली सीरीज के लिए ये काम करना है, फिर दूसरी सीरीज के लिए भी ये काम करना है, ठीक है। तो चलो रिग्रेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। हम सीधा अभी बात कर रहे हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन देखो, कोरिलेशन की कैलकुलेशन करने के अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। अलग अलग मेथड होते हैं। पहला होता है कार्ल पियर्सन का मेथड, दूसरा होता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन, और तीसरा होता है आपका स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। अलग अलग मेथड होते हैं कोरिलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। पहला होता है कार्ल पियर्सन मेथड, दूसरा होता है कॉन्करेंट डेविएशन, तीसरा होता है स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। अब क्योंकि इसमें ना फॉर्मूले थोड़े ज्यादा है, तो इसलिए मेरे पास से जो पहले से लिखे हुए फॉर्मूले हैं मैं उसी को दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, तो अपना थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है। देखो ये बोलोगे तो मैं भी थोड़ी देर में भेज दूंगा। वैसे बच्चों को पहले से दिया हुआ है ये, मैं अभी की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। कोरिलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए पहला मेथड कौन सा होता है? कार्ल पियर्सन मेथड। दूसरा मेथड होता है आपका कार्ल पियर्सन के बाद 2 मिनट स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, जैसा कि मैंने बताया था। स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड के बाद अगला मेथड होता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। लिखा नहीं है इसमें, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड मेन इसमें कौन सा है? कार्ल पियर्सन। मेन मेथड कौन सा है? कार्ल पियर्सन। अब कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर मैं एक एक मेथड डील करूंगा। कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर पहला मेथड क्या बोलता है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है आपका? शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मेथड क्या है? वैल्यू स्क्वायर मेथड, जिसमें से मैं आप लोगों को वैल्यू स्क्वायर मेथड नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, पूछ लेगा तो फॉर्मूला याद रखे रहना बस। बाकी जो चीजें हैं मैंने अपने डिटेल क्लास में बताया हुआ है। मेन अभी मैं डील करूंगा आपके साथ डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। और ज्यादातर के क्वेश्चन में कौन से मेथड से बनाऊंगा? शॉर्टकट से ही कराऊंगा। क्लियर है? तो चलो ये पीडीएफ भेज दूंगा, अभी नोट मत करो, फिर सब लिखा हुआ है आप लोगों के कॉपी में पहले से, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। तो डायरेक्ट मेथड की जब जरूरत पड़ेगी तब अपन देख लेंगे उसको, लेकिन अभी तो मेन जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा वो किससे होगा? शॉर्टकट मेथड से ही होगा। कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या? शॉर्टकट मेथड। अब ध्यान से सुनो, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन में ध्यान रखना, कोरिलेशन का क्वेश्चन कभी भी आया आपके सामने कभी भी, तो आपको क्वेश्चन में 2 सीरीज तो देगा ही देगा। वो कभी भी एक सीरीज की बात ही नहीं करेगा, हमेशा देगा तो कितनी सीरीज देगा? 2 सीरीज देगा, क्योंकि 2 सीरीज के जो डेटा है उनके बीच में अपने को क्या निकालना पड़ता है? कोरिलेशन निकालना पड़ता है, ठीक है।
तो चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं सीधा। तो शॉर्टकट मेथड में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? ये बोलता है R इज इक्वल टू, कोरिलेशन को R से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स, सॉरी एफ नहीं आएगा, समेशन डी एक्स, नहीं रुको 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 रुको, मैं मेरे दिमाग में स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है। समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। हाँ सर ये गलत फॉर्मूला है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे ना बहुत सारा फॉर्मूला एक साथ होने के कारण इंटू मेरे है भी दिमाग नहीं चल रहा है। रुक जाओ मैं देख रहा हूँ। हाँ सॉरी, डिवाइड नहीं था, मल्टीप्लाई था, मैं गलती से डिवाइड लिख डाला हूँ। वो क्या है फॉर्मूला नीचे का जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का वैसे ही रहता है ना, इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका एक्स के लिए हो गया और इतना ही अपने को उसके लिए बनाना है वाई के लिए। समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। एक क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक मिनट ना मैं आया। हेलो, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे यूनिट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी चीज कैलकुलेट करोगे उसका आपको क्या निकालना पड़ता है, वो तो कैलकुलेट करोगे, कोफिशिएंट भी निकालना पड़ता है। लेकिन कोरिलेशन यूनिट नंबर 3 में आपको वो खुद अपने आप में कोफिशिएंट होता है, तो आप अलग से कोफिशिएंट निकालने मत बैठ जाना। आ रही बात समझ में? जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसका कोफिशिएंट अलग से निकाल के बताना पड़ता है,
मीन डेविएशन निकालोगे तो उसका कोफिशिएंट अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन कोरिलेशन के केस में वो खुद अपने आप में जो वैल्यू आएगी ना वो कोफिशिएंट ही होती है। तो जो एक ही बार कैलकुलेट कर दिए वही फुल एंड फाइनल है, उसके आगे और कुछ नहीं निकालना है। क्लियर है? तो कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन में मैं हमेशा बताया दो सीरीज दिए रहेगी, एक सीरीज रहेगी एक्स और दूसरी सीरीज रहेगी कौन सी, वाई। और नॉर्मली आपको इंडिविजुअल सीरीज ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, दो इंडिविजुअल सीरीज। तो एक्स सीरीज है और वाई सीरीज है। तो एक्स सीरीज में दिया हुआ है 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया है 20, 18, 12, 8, 10, 5 और 4, ये दिया हुआ है। तो एक्स सीरीज हो गई और दूसरी हो गई वाई सीरीज। इससे अपने को कोरिलेशन निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन। एक्स सीरीज लिख दो, कॉलम कितने बनाने ध्यान से सुनना ना। एक्स सीरीज लिखो, एक्स का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, dx, और क्या निकालना पड़ेगा, dx का स्क्वायर, ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद y जो दिया रहेगा वो लिखो, y का निकालना पड़ेगा आपको dy और dy का स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में निकालना पड़ेगा dx इंटू dy। तो 7 कॉलम बनेंगे कोरिलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए। कितने कॉलम, 7। ये 7 कॉलम बनाने। ठीक है, चलो x में क्या क्या दिया है बताओ। 11, 10, 9, एक मिनट ना, मेरे को एक काम करने दो, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे ना, तो मेरे को लाइन खींच लेने दो। नहीं ठीक है, चलेगा, छोड़ो। क्या क्या दिया बोलो, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5, ये दिया हुआ है। वाई में क्या क्या दिया बोलो, 20, 18, 12, 8, 10, 5 और 4, ये दिया हुआ है। अब अपने को क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, जो काम करना है आगे अपने को फॉर्मूले के बेस पर ही करना है। चलो dx निकालना है, dx। तो dx निकालने के लिए कोई बीच का नंबर उठा लो, इसको a मान लो। याद है ना मीन के लिए dx vx कैसे निकालते, सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में बहुत निकाले अपन। तो 11 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, यह आ गया आपका dx। dx का स्क्वायर हो जाएगा 9, कौन सा वाला, ठीक है ठीक है, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ये आपका निकल गया dx का स्क्वायर। मतलब -3 इंटू -3, माइनस खत्म हो जाता है, 9 बन गया वो। अब अपन वैसे ही किसका कर लेते हैं, y का। तो y में अपन क्या माने, किसको मान ले, 12 को मान लो, b। ठीक, अब 20 माइनस 12 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, -8, -6, 0, 4, 2, 7 और 8। अब इसका स्क्वायर। अच्छा सर आप कैसे a और b मान लिए, किसी को भी मान लो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी नंबर को ये मान लो, आंसर वही चाहता है घुमा फिरा के। ठीक है, 8 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा, 64, इसका कितना होगा, 36, इसका होगा 0, इसका होगा 16, इसका होगा 4, इसका होगा 49, इसका होगा 64, 64। अब dx इंटू dy कर रहा है, dx इंटू y, तो ये dx है, ये dy है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। तो -3 इंटू -8 करो, -3 इंटू -8 कितना होगा, 24, माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 12। -1 इंटू 0 कितना आएगा, 0, 0 इंटू
0 इंटू 4 करोगे तो ये भी कितना आएगा 0। 1 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 2। 2 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 14। 3 इंटू 8 आएगा तो कितना 24। ये टेबल भरने नहीं आएगा ना तो आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। दो कंडीशन है, एक तो टेबल बनाने आना चाहिए और दूसरा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलो अब टोटल मार दो। तो ये वाला जो है ना इसको बोलते हैं समेशन dx, इसको बोलेंगे समेशन dx का स्क्वायर, इसको बोलेंगे समेशन dy, समेशन dy का स्क्वायर और समेशन dx dy। कितना आ रहा है बोलो? ये तो 0 हो जाएगा, चेक कर लो, है ना। दूसरा वाला 9 4 13 और एक 14, 9 4 13 और एक 14, 14 14 कितना होता है 28 हो जाएगा, चेक कर लो। इधर 8 6 14, ये 7, 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 21 माइनस 14, ये होगा 7 आ रहा है कि इसका देखो। और लास्ट वाले का 24 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 24, ये आएगा 76 76। ठीक। और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है। चलो फॉर्मूला में वैल्यू रख दो कोरिलेशन के, समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट, अरे यार डी वाई नहीं होगा, डी एक्स होगा। वैसे अब वाई के लिए कर लो, समेशन डी वाई का स्क्वायर, समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। पहले वाले का कितना है तो 76 इंटू 7 माइनस समेशन डी एक्स कितना है 0 इंटू ये कितना है 7 अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर कितना है 28 इंटू 7 इंटू सॉरी इंटू नहीं माइनस कितना है 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, इसका टोटल नहीं मारे थे ना अपन 233, 233 इंटू 7 माइनस माइनस इसका कितना 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में एक बार में सॉल्व हो जाता है पता है, लेकिन अभी फालतू में उड़ता तीर मत लेना। उड़ता तीर मतलब अपने पाँव में कुल्हाड़ी मत मारना डायरेक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में। तो 76 इंटू 7 करो 532 माइनस 0 अपॉन 28 इंटू 7 189, डायरेक्ट मार दो इसको भी। 189 का अंडर रूट आएगा 13.75। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। तो 233 इंटू 7 माइनस 49 करो, ये आएगा 1582 का अंडर रूट 39.74। ठीक है, इतना आएगा। अब 532 डिवाइड बाय 39.74 मल्टीप्लाई बाय 13, हाँ 28 इंटू 7 किए 196 आया ना, ये 14 आ रहा है, सॉरी 14 आ रहा है, ये ठीक है 39.774 होगा। 39.774 है। हाँ सर, मेरा वही आ रहा है। ठीक, 233 इंटू 7 माइनस 49 का अंडर रूट, तो 39.774 है, ठीक बोल रहे हो। तो 39.774 इंटू 14 ये हो जाएगा 556.84। अभी हो जाएगा 532 डिवाइड बाय
556.84 हो जाएगा 0.95, तो 0.96 आपका अप्रॉक्स आंसर आया समझ में। तो कोरिलेशन का क्वेश्चन ऐसे बनेगा भाई, दो सीरीज दिए रहेगी आपको क्वेश्चन में, दोनों सीरीज के बीच का आपको कोरिलेशन निकालना है। माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है तो, इको बन रहा है। ठीक है, सर एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चन है ना, इससे ज्यादा हार्ड तो कुछ आएगा नहीं ना ये हाँ मैं चैप्टर बता से? रहा हूँ ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बता रहा हूँ मैं। हो गया, चलो एक मस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में आया है और आएगा और सबकी बजा के जाएगा। मेरा बोलने का मतलब है सबका होश उड़ा देगा वो क्वेश्चन, क्योंकि एक छोटा सा आप लोग लॉजिक नहीं लगा सकते, पेपर में जब आता है तब ऐसा करते हो। चलो कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मैं हिंट दूंगा, बनवाऊंगा नहीं, क्योंकि बनवाने का प्रोसेस मैंने बता दिया आप लोगों को। दो सीरीज दी है ए और बी। प्रभु भैया दरवाजा बंद कर लो तो। 44, 46, 46, 48, 52, 54, 54, 56, 60 और 60 ये दिया हुआ है। और बी में दिया हुआ है 36, 40, 42, 40, क्वेश्चन मार्क 44, 48, 44 के बाद 46 है, सॉरी 46, 48, 50 और 52 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। और साथ में ये बोला है टेक डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन 52 and 44 respectively। क्या है ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? देखो हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल रहा है और दो सीरीज दी हुई है। तो पहली वाली सीरीज है ना भाई, कंप्लीट है पूरी। पहली वाली सीरीज क्या है? कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब कोई मिसिंग फिगर है यहाँ पे, और दूसरी वाली सीरीज में तो मिसिंग फिगर डाल दिया है। और क्वेश्चन में टेक डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन लिखा 52 और 44 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि ये वाली जो सीरीज है ना, इसका जो मीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मीन। ये कितना है? 52, और इसका मीन कितना है? 44। तो सबसे पहले तो मीन की सहायता से, मीन की मदद से आप इसका मिसिंग फिगर निकालोगे। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सीरीज में एक एक ठो गायब कर दे, ऐसा भी क्वेश्चन है। तो आप इसका मीन का यूज करो, इसका मिसिंग फिगर याद करो, और इसका मीन यूज करो और इसका मिसिंग फिगर कैलकुलेट करो। मीन निकल गया, सीरीज कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, इसका मतलब अगर कोई मेरे को बता दिया ना, तो अब भी 51 रुपए इनाम। टेक डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन।
सर सीरीज ए सर में क्या जो बोलते फिर हैं, एज्यूम करना है 32। हाँ, इसका मतलब ये है, एक मिनट रुक जाओ। सर जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना तो उससे वापस से मीन निकालना है। नहीं, सर सीरीज ए में एज्यूम करना है 52। नहीं, एक्चुअल मीन का मतलब होता है, ये आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन किससे सॉल्व करो बोल रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। हेलो, क्या हो गया था? ठीक है ना, कितना लिया? हाँ ठीक। आई बात समझ में? जब हम अभी कोरिलेशन निकाले पिछले क्वेश्चन में, तो यहां पर अपन जो dx निकालते हैं ना, dx और dy, इसको बोलते हैं डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। और हमने डेविएशन जो निकाला है, किससे निकाला है? एज्यूम्ड मीन से निकाला है। किससे निकाला है? एज्यूम्ड मीन। और यहां पर हमको क्या बोल रहा है कि डेविएशन निकालो किससे? एक्चुअल मीन से। अब मैं आप लोगों को वापस से फॉर्मूले वाले पन्ने में लेके आ रहा हूं। इधर देखो पन्ना, 2 मिनट। क्या लिखा है पढ़ो। डायरेक्ट मेथड के नीचे क्या लिखा है? डायरेक्ट मेथड के नीचे क्या लिखा है? एक्चुअल मीन मेथड। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल कर ये करो, तो मतलब कौन से मेथड की बात करेगा वो? और अगर एज्यूम्ड मीन से करने बोलेगा तो मतलब कौन से मेथड की बात करेगा? शॉर्टकट। तो मैं आप लोगों को बोला था डायरेक्ट मेथड तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब। तो डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख। क्या बोलता है फॉर्मूला? समेशन d1 इंटू d2 अपॉन समेशन d1 स्क्वायर इंटू समेशन d2 स्क्वायर का अंडर रूट। चलो बनाते। चलो मैं बनाऊं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको लिख लो। तो पहले तो अपने को है ना, ये जो दिया ना, ये इसका अपने को क्या करना है? मिसिंग फिगर निकालना है खोज के। हाँ हाँ, कैलकुलेट करूंगा तो पता चलेगा। सॉल्यूशन पहले, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर इन सीरीज बी। कौन सी सीरीज में? बी नंबर की जो सीरीज है उसमें हम मिसिंग फिगर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बी सीरीज क्या बोलती है? 36 40 42 40। 36 40 42 40। इसको अपन x मान लेते हैं। नहीं, x नहीं मानते, इसको y मानेंगे क्योंकि बी सीरीज है ना। उसके बाद 44 46 48। 50 और 52। ये हो गया, ये बी सीरीज है। और इसका अपने को बार वाई दिया हुआ है कितना? बार वाई कितना दिया है? 44। बार वाई इक्वल टू दिया क्या? 44। हम इसको x, इसको हम y मान लिए। तो एक बार एक काम करो, इसका टोटल मारो तो y को छोड़ो, सबको जोड़ दो। कितना आ रहा है? 36 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 52। कितना आता है? 398। तो समेशन x इज इक्वल टू, सॉरी, समेशन y इज इक्वल टू होगा 398 प्लस y। यही होगा। बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है? बार y इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। x रहता तो x लिखते हैं, यहाँ पे y है इसलिए y लिख रहे हैं। तो ये इसका वैल्यू है 44। समेशन समेशन y इज इक्वल टू कितना है? 398 प्लस y अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है। तो 44 इंटू 10 इज इक्वल टू 398 प्लस वाई, तो 440 माइनस 398 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 440 माइनस 398, ये आ जाएगा 42। तो जो मिसिंग आइटम आ गया ना, y इज इक्वल टू 42। हो गई सीरीज कंप्लीट। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन में ये सीरीज में भी कोई अगर गायब कर देता तो वो भी निकालना पड़ता। वो सामने वाले की भलाई है कि वो सामने वाले ने इसमें बस मिसिंग किया, इसमें नहीं किया, नहीं तो हमारा एक काम और बढ़ जाता। तो हमने इसका मिसिंग निकाल लिया। एक्स लेके करते हैं ना सर उसमें, हाँ, एक्स एक्स में भी वही करना पड़ता, सेम एक्स लेके करते उसको। अब कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कर दो। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले तो अपन एक्स सीरीज लिख लो। एक्स सीरीज नहीं है यहाँ पे, ए सीरीज है, ए है ना। तो x ले लो और इसका y ले लो। तो y तो अपन ने निकाल दिया है, ये वाला है। तो 42 को यहाँ पे हटा के रिप्लेस कर दो। अब x में क्या दिया था बोलो? x में अपने को दिया है 44, 46, 46, 48, उसके बाद 52, फिर 54, फिर 56, 60, 60 के बाद क्या है? 2 बार 60 नहीं, ये गायब हो गया कोई आइटम। 44 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर 48 है, फिर 52 है, फिर 54 2 बार है दोस्त। फिफ्टी 56, 60 और 60। अब सुनो, ये हो गया एक्स सीरीज और वाई सीरीज। अब डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड को हम एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं। इधर देखो, R इज इक्वल टू समेशन D1 इंटू D2 अपॉन ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में। आई बात समझ में? तो चलो डी का मतलब क्या होता है? D1, अपने को पहले D1 निकालना है। D1 का फॉर्मूला होगा x माइनस बार एक्स, और D2 का मतलब होगा y माइनस बार वाई। समझ में आ गया? बार एक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? बार एक्स कितना दिया हुआ है? 52, और बार वाई कितना दिया? 44। तो डेविएशन इससे निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद D1 का स्क्वायर निकाल देना, उसके बाद D2 का स्क्वायर निकाल देना, उसके बाद लास्ट में D1 इंटू D2 कर देना। ये अब बन जाएगा क्वेश्चन? बोलो नहीं बन पाएगा। हिंट पूरा दे दिया हूं मैं, हिंट पूरा दे दिया हूं। D1 कैसे निकलेगा? 52 था, तो 52 तो यहां पे लिखोगे 44 माइनस 52, फिर लिखोगे 46 माइनस 52। 52 कहां से आया? वो बार एक्स है। और वैसे ही यहां पर क्या करोगे? D2, यहां लिखोगे 36 माइनस 44, 40 माइनस 44, ये आपका निकल जाएगा D2। अब D1 का स्क्वायर निकालो, D2 का स्क्वायर निकालो, D1 और D2 को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। टोटल मारना, फॉर्मूले में वैल्यू रखना, निकल जाएगा। अब आप लोग इतने भी आप लोग वो नहीं हो कि मैं इतना हिंट दिया और आप लोग नहीं बना पाओगे। बन जाएगा, ठीक है? बन जाएगा। बस एक चीज मेरे को इस क्वेश्चन में ये बतानी थी कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था कि क्वेश्चन में एक वर्डिंग ऐसे लिख दिया था कि कैलकुलेट करना है कोरिलेशन,
टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अब एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना मतलब डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक मिसिंग फिगर दे दिया था, तो मिसिंग फिगर को मीन के माध्यम से हम खोज के निकाले, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था मालूम है, कुछ समय से कोविड वाला समय चल रहा था, आप लोग जानते हो। तो कोविड काल में 3 साल तक कंटिन्यू ऑनलाइन पेपर हुए थे। कुछ बच्चे ऐसे उनका तो तीनों साल ऑनलाइन में निकल गए, मस्त घर में एक बुक देख देख के क्वेश्चन आंसर बना के लिख के आते थे, है ना, वही जाके पन्ना जमा कर देते थे। तो पिछले बार 3 साल के बाद पहली बार ऑफलाइन पेपर हुआ, तो इसलिए जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं ना, यूनिवर्सिटी को ऐसा लग रहा था कि बच्चे को ऐसा लगे मत कि उसने पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं करी। तो उन लोगों ने पेपर नो डाउट डिफिकल्ट सेट किया था। पिछले बार का पेपर, सबका पेपर डिफिकल्ट आया था, सबका। स्टैटिस्टिक्स का पेपर देखो, उसमें थ्योरी भी डाल दिया था, प्रैक्टिकल भी डाल दिया था। ऑनलाइन के पेपर में थ्योरी ज्यादा दे रहा था। कारण क्या मालूम है, बच्चा जबरदस्ती पढ़े तो कम से कम, भले देख के लिखे लेकिन पढ़े तो, लिखते समय भी तो पढ़ेगा, कुछ तो जाएगा उसके दिमाग में। इसलिए देखना हर क्वेश्चन के ऑप्शन में थ्योरी 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 थी। 15 नंबर का भी क्वेश्चन है तो 5 नंबर का थ्योरी डाल दिया और 10 नंबर का प्रैक्टिकल दिया है। लास्ट ईयर का पेपर देखना स्टैटिस्टिक्स ऐसी हुआ है। लेकिन इस बार के पेपर जैसा ट्रेंड है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जैसा पिछले बार आया था वैसे ही आएगा, और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा पिछले बार जैसा, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। लेकिन पिछले बार का पेपर नो डाउट डिफिकल्ट था, इस बार का इजी आ रहा है पेपर। तो तैयारी जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करते चलो। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3, लोकेट। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा शॉर्टकट मेथड ही बनाना है ना, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। लोकेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड द प्लेइंग हैबिट्स। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की एज और उनके खेलने की हैबिट के बीच में अपने को कोरिलेशन निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, एज, एज दिया हुआ है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और तीसरा दिया नंबर ऑफ प्लेयर। एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लेयर दिया हुआ है। ठीक, अब जो क्वेश्चन दिया है वो बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इजी है। एज दिया हुआ है कितना, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 15, 16, 17, 18, 19, 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 250, 200, 150, 120, 100 और 80। और नंबर ऑफ प्लेयर है इसमें से 200, 150, 90, 48, 30 और 12। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आया ना। आप लोग इसको, ज्यादातर के बच्चे लोग इस क्वेश्चन को है ना डिस्क्रीट सीरीज बोल दोगे, डिस्क्रीट सीरीज बोलोगे। सर ये जो है ना, ये क्लास है और ये 2 ठो फ्रीक्वेंसी है। गलत, 0 नंबर मिलेगा आपको, 0 नंबर। ये जो है ये एक्स सीरीज है, ये क्या है, एक्स सीरीज। और इन दोनों की मदद से अपने को वाई सीरीज बनानी है, क्योंकि कोरिलेशन निकालने किसके किसके बीच में बोला है,
कोरिलेशन निकालने किसके किसके बीच में बोला है? एक तो एज ऑफ स्टूडेंट के बीच में बोला है, तो एज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दूसरा किसके बीच में बोला है? प्लेइंग हैबिट। और बताओ सीरीज में कहीं पे प्लेइंग हैबिट लिखा हुआ है क्या? प्लेइंग हैबिट लिखा है? नहीं लिखा है। तो यहां पर आपको प्लेइंग हैबिट निकालना पड़ेगा। प्लेइंग हैबिट, यही वाई सीरीज बनेगी आपकी। प्लेइंग हैबिट आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा और यही वाई सीरीज होगी। ये जो दो ठोक दिया है ना, इसमें से कोई सीरीज नहीं है, इनकी मदद से अपने को वाई सीरीज निकालनी। कैसे निकलेगी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ प्लेयर। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 साल के 250 बच्चे हैं। 15 साल के कितने बच्चे हैं? 250 बच्चे हैं, उसमें से 200 प्लेयर है, बाकी 50 नहीं खेलते खेल, लेकिन 250 में से 200 बच्चे कौन है? खेलते हैं। तो बताओ इनकी प्लेइंग हैबिट कितनी है? तो प्लेइंग हैबिट आएगी 250, नहीं सॉरी 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। प्लेइंग हैबिट कैसे निकलेगा? 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 करोगे तो क्या निकल जाएगा? प्लेइंग हैबिट। मतलब सबका परसेंटेज निकालना है, मान के चलो। इसका कुल मिला के अगर एक निचोड़ बोलूं कि कितने परसेंट बच्चे जो है खेलते हैं, तो परसेंटेज जो निकाल रहे हैं वही प्लेइंग हैबिट है। वैसे यहां पर कर लो 150 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 90 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 48 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 12 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। करो कितना आता है? 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, ये आता है 80। 150 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करोगे तो 75। 90 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ये आएगा 60। 48 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ये आएगा 40। उसके तो 30 ही चाहेगा। उसके बाद 12 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ये आएगा 15। ये जो आया ना, ये देखो, ये मिल गई आपको एक्स सीरीज, ये मिल गई क्या? एक्स सीरीज। और ये जो मिली वो क्या है? वाई सीरीज। अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ना कोरिलेशन का, वैसे सॉल्व करना है। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। मतलब ये जो दो दिया है ना, इसका डायरेक्ट कहीं पे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। इसकी मदद से हमको वाई सीरीज बनानी है, फिर आपको एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन निकालना है। तो ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो मैं नोट करवा दे रहा हूं, आप लोगों को बनाना है। एक क्वेश्चन तो यही वाला नोट करो, जिनका मैंने पूरा हिंट दे दिया है आप लोगों को, और 2 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं ऐसे ही वाले। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिए? जो नोट नहीं कर रहे स्क्रीनशॉट तो ले लो कम से कम। तो जो आने वाले 2 यूनिट बचे वो मीन मीडियन मोड से रिलेटेड नहीं है ना? हाँ चलो देखो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट रुको यार।
चलो और कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, इसका समझ में आ गया ना क्या करना है वाले का। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between age and literacy from the given data। आपको एज के बीच में और लिटरेसी के बीच में आपको कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का कोफिशिएंट निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज दिया रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये एज दिया हुआ है। फिर दिया हुआ रहेगा टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन है पहला 1,20,000, 1 लाख, उसके बाद 80,000, उसके बाद है 60,000, उसके बाद है 40,000, उसके बाद है 15,000, उसके बाद है आपका 8,000। ये टोटल पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद लिटरल पॉपुलेशन या लिटरेट पॉपुलेशन भी बोल सकते हो। तो 1,75,000, 60,000, 40,000, 25,000, 10,000 और 4,000। अब इधर देखो ध्यान से क्या पूछ रहे क्वेश्चन। आपको कोरिलेशन निकालना है, आपको कोरिलेशन निकालना है और किसके किसके बीच में निकालने बोला है? एज के बीच में और लिटरेसी। एज तो दिया हुआ है। अब आप लोग इमोशनल हो जाओगे, सर यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30 दिया मतलब कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है भाई वो। आपको इसका मीड वैल्यू निकाल लो, वो एक इंडिविजुअल सीरीज ही बन जाएगी वापस से। मतलब ये जो दिया हुआ है ना एज, इसका आप क्या कर लो, मीड वैल्यू निकाल लो, तो यही क्या बन जाएगी? एक्स सीरीज। तो 10 से 20 तो इसका आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 30 नहीं 25 सॉरी, इसका आ जाएगा 35, 45, 55, 65 और 65 के बाद क्या आएगा 75। ये जो निकाले ना अपन मीड वैल्यू, ये कौन सी सीरीज बन गई? एक्स। अब वाई सीरीज अपने को दिया नहीं है और लिटरेसी नाम की कोई चीज दी हुई है क्या क्वेश्चन में? नहीं। टोटल पॉपुलेशन दिया और लिटरल पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो लिटरेसी इज इक्वल टू होगा, लिटरेसी इज इक्वल टू होगा लिटरल पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। सेम वही काम करना है। अब यहां पर क्या करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100। 75,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100। ऐसा कर दो, आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखो 1 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 के तो कितना मिला? 83। मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, इसमें आएगा 75। ऐसे करते करते आपको हर सबका मिल जाएगा एक एक। तो ये वाली जो सीरीज, हाँ पॉइंट के बाद का नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो ये कौन सी सीरीज बन गई आपकी? वाई सीरीज बन गई, वाई। अब ये बन गई आपकी एक्स सीरीज, ये बन गई वाई सीरीज। अब जैसे कोरिलेशन निकालते निकाल लेना। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा शॉर्टकट मेथड ही यूज करना, हो जाएगा। सर इसमें पॉइंट का कुछ लेना ही नहीं है क्या? अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट लेना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है।
अगर आप छोड़ भी देते हो तो आपका आंसर जब भी आएगा ना अप्रॉक्स लिख कर आ जाना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई माथा पच्ची करने से अच्छा पॉइंट छोड़ दो। कितने बार लिखोगे 0.333 करके, है कि नहीं? हाँ, Yes, 0.5 से ज्यादा रहता तो राउंड फिगर करके बड़ा बना देते, और 0.5 से कम है तो 83 रहने दो उसको। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, अब आप लोग है ना एक काम करना, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है आपके बुक में, इलस्ट्रेशन में मिलेगा, पूरा बना के खत्म करना है। कर लोगे? मैं 2 हिंट के लिए मैंने आपको बता दी, ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों को बनाना है जो मेरे दिए हुए क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ब्लाइंडनेस वाला एक क्वेश्चन दिखेगा, मेरी बात याद रखना। एक आपको क्या मिलेगा, टोटल पॉपुलेशन, उसमें नंबर ऑफ ब्लाइंड, तो आपको बोलेगा कि एज और ब्लाइंडनेस के बीच में निकाल कर बताओ। जैसे पिछले में इसमें किसमें निकालने बोला था, एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में निकालने बोला था। यहाँ पे एज और लिटरेसी के बीच में निकालने बोला था, तो वहां पे प्लेइंग हैबिट निकाले थे, लिटरेसी निकाले थे। अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की एज और ब्लाइंडनेस के बीच में निकालने बोलेगा। ठीक है, तो आपको ब्लाइंडनेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला सब में यही लगता है, फॉर्मूला सब में यही लगेगा परसेंटेज वाला। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर बता दो ना, हम लोग बना के देखते हैं। क्या चीज? तो इसके ऊपर वाले का आंसर बता दो, इसका हम लोग आंसर बना कितना के आएगा देख कर पूछ रहे लेंगे। हो? ठीक है, मैं बता देता हूँ आंसर इसका कितना आएगा। ये सर, वाले दोनों का का लिख- आंसर आएगा, ये वाला जो है ना, एज और लिटरेसी वाला, इसका जो आंसर आएगा, एक मिनट, -0.72। ठीक है, मैं तो आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। ये सेम क्वेश्चन आप लोग बुक में मिल जाएगा, आंसर वहां से चेक करना। मैं यहाँ का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत समय ऐसा देखा गया है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक छोटा सा कैलकुलेशन मेरे को आंखों से दिख रहा है अभी, मैं गाइड या बुक का नाम नहीं लूंगा। 1 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 करो और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना आता है? 83.3 आता है। 83.3। ये भाई ने 67 लेके रखा है। भाई ने मतलब अपने बीच के भाई ने नहीं, बुक के अंदर है, जिसने बुक बनाई है। अब कौन सी बुक है नाम नहीं लूंगा, 67 लिखा है, तो इसका आंसर कैसे सही आएगा मेरे को बताओ। हरी बात समझ में? तो ये सेम क्वेश्चन बुक में है अवेलेबल, वहां से आंसर आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, या कोई एक जन क्या करना, आप लोग बनाओगे ना तो सॉल्यूशन भेज देना बुक में, मतलब ग्रुप में। ठीक है, मैं इसके आंसर से क्रॉस चेक नहीं करूंगा, मेरे को क्वेश्चन से मतलब है, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन आपको बुक में दिखते हैं बना लेना। अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ काम दे रहा हूं। पहला काम, ये दिख रहा है, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर। कुछ नहीं है, इसका वीडियो आप लोग ऐप से चेक करोगे, देखोगे, मैं इसको नहीं समझाने वाला। ठीक है, हिंट दे देता हूं क्या है। कोरिलेशन निकालने आता है ना आपको, जैसे मैंने सिखाया वो निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू लगाने के बाद इंटरप्रिटेशन करके बताना है कि क्या है। समझा दे रहा हूं, सुनो। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बोलेगा कोरिलेशन निकालो, कोरिलेशन निकालने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन भी करके बताओ। क्या करने के बताओ? इंटरप्रिटेशन। ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक होती है स्टैंडर्ड एरर और दूसरी क्या होती है? प्रोबेबल एरर। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर को ऐसी और इसको बी भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? 1 है ना हितेश, 1 माइनस आर स्क्वायर, आर मतलब कोरिलेशन का स्क्वायर, तो पहले तो कोरिलेशन निकालोगे तब तो आर स्क्वायर करोगे, अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम। तो स्टैंडर्ड एरर निकालने का एक फॉर्मूला है, ये निकालना। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन का अंडर। मतलब स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर में सिर्फ इसका ही फर्क है। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन करने का मतलब यह है, सुनो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन।
मैं हिंट दे रहा हूं, इसका डिटेल्ड वीडियो अपने क्लास के ऐप में है, तो आप लोग जैसे ही कोरिलेशन बनाओगे ना, तो ज्यादा नहीं 10-15 मिनट का होगा, क्योंकि मेरे को अगले टॉपिक में भी खसकना है, तो आप लोग चेक कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो है। पहले आप कोरिलेशन निकाले, मतलब क्या निकाले, आर, फिर आप क्या निकाले, पी, प्रोबेबल एरर। तो अगर आपका आर जो है, आपका आर मतलब कोरिलेशन जो है प्रोबेबल एरर से छोटा आ रहा है, तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या लिखोगे आप अपने आंसर में, आर इज नॉट सिग्निफिकेंट लिखोगे। ठीक है, अगर आपका आर जो है, आर प्रोबेबल एरर के 6 गुने से भी ज्यादा है, मतलब आप पहले पी निकाल लो और आर निकाल लो, फिर पी को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आर अगर 6p से बड़ा है, माइक ऑफ कर लो भाई ऑनलाइन वालों, आर अगर 6p से बड़ा है तो आर इज क्या है, सिग्निफिकेंट। अगर प्रोबेबल एरर जो है, सॉरी, आर जो है प्रोबेबल एरर से छोटा है और प्रोबेबल एरर 0.3 से भी छोटा है, तो वहां पे कोरिलेशन नहीं है ऐसा माना जाता है, या फिर कोरिलेशन शुड नॉट बी कंसीडर्ड। अगर प्रोबेबल एरर जो है 0.5 से छोटा है लेकिन आर जो है वो 0.5 से बड़ा है, मतलब ये याद रखने वाली चीजें हैं, तो कोरिलेशन इज डेफिनेटली एग्जिस्टिंग, या आर इज सिग्निफिकेंट बोलेंगे। ठीक है, और प्रोबेबल एरर जो है 0.5 से छोटा है और आर जो है 0.5 से बड़ा है, तो कोरिलेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट। पिछले बार क्वेश्चन आया था प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, उसकी थ्योरी बुक में खोलना, वहां पे मिल जाएगा आपको, और ये सब इंटरप्रिटेशन आपको क्वेश्चन के अंदर करके आनी है। तो उसका डिटेल वीडियो भाई अपने लेक्चर में डला हुआ है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आपको मैंने आर निकालना सिखा दिया, आर की वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले में रखना है, और इस बेसिस पे आपको अपना इंटरप्रिटेशन देना है। आपका आंसर ये चेक करेगा सामने वाला कि आप क्या लिख कर आ रहे हो, तो ये याद करने वाली चीजें हैं, हो जाएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को दूसरा काम ये दे रहा हूं भाई, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड का क्वेश्चन अपने ऐप में डला हुआ है, मात्र एक क्लास बस है, मात्र एक क्लास। मैं क्वेश्चन अभी नोट करवा रहा हूं, तो बनाना आप लोग वहां से सीखोगे और प्रैक्टिस यहां से करके जाओगे। मैं क्या बोला समझ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नोट करा दे रहा हूं, जो वीडियो है ना उसमें से देख लेना और क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मात्र 2 क्वेश्चन लिखवाऊंगा बस, मैं करा दूं। सर इसके आने के चांसेस है? आता है, दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल उसको करके जाना। मैंने क्लास में करवाया है अच्छे से, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक रहता तो उसको समराइज कर देता, वो है ही छोटा सा टॉपिक, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग उसमें से देख लेना। ठीक है, कहीं पे खोजने वोजने में दिक्कत आएगी तो बता देना मेरे को, नहीं मिलेगा तो मैं नंबर ऑफ क्लास बता दूंगा, कौन से नंबर की क्लास में देख लो। चलो, अब अपन कार्ल पियर्सन में आ गए। कार्ल पियर्सन के आगे एक रंगोली टेबल वाला होता था, मालूम है आप लोगों को? रंगोली टेबल, रंगोली टेबल बोलते हैं, कबूतर खाना भी बोलते हैं, नहीं सुने हो? ऐसा ऐसा वाला कोरिलेशन बनाना पड़ता था, ये बहुत माथा पच्ची वाला काम है, याद है, भूल गए? ज्यादा ये पेपर में आता कम है, बहुत कम आया है, और अगर आपको, आपके पास देखो, मैं तो बोलूंगा नहीं करके जाओ, है ना, आपको लग रहा है कि हमारा सब हो गया, हमारे पास बहुत टाइम बचा है और भी नया कुछ पढ़ना चाहिए, तो आप बिल्कुल ये वाला पढ़ के चले जाना। इसको बोलते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब कोरिलेशन बाय बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब यहां पर आप कोरिलेशन निकालोगे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को है ना कबूतर खाना बोलते हैं, है ना। तो मैंने अपनी क्लास में इसको रेगुलर क्लास में करवाया है, समय होगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आएगा कि नहीं आएगा, भाई बहुत कम आया है, लेकिन आ गया तो फिर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो नहीं बनेगा। चलो, अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला मेथड है स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड। इसका क्वेश्चन नंबर नोट करो,
इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड। एक्स सीरीज दी हुई है, वाई दी हुई है, ठीक है। एक्स में दिया है 22, 24, 27, 35, 21, 20, 27, 25, 27 और 3 नहीं 23, और यहां दिया है 30, 38, 40, 50, 38, 35, 25, 38 है, कुछ गलत हो गया क्या? 30, 38, 40, 50, 38, 25 हो गए, सॉरी ये 25 है, के बाद 38, के बाद 36, के बाद 41, के बाद 32। सर ये बनेगा कैसे भाई? एक बार वीडियो खोलोगे ना, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, रैंक निकालना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब कोई माथा पच्ची है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अपने ऐप को खोलो, वहां पर मैंने करवाया है, उसकी छोटी सी वीडियो है, देख के खत्म कर देना। तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक ये वाला हो गया, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन नोट करो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन नोट करो। इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट competitors are ranked by 3 judges in the following order, ठीक है, इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज। ये रैंक दिया है 1, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 9, 7 और 8। ये दिया है 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9। 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7। कैसे बनेगा क्वेश्चन? सुनो, एक है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट समझते हो ना? ब्यूटी कॉन्टेस्ट समझते हो ना? फैशन शो टाइप का कुछ हुआ होगा। 3 जज बैठे थे और 10 लड़कियां थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो पहले जज ने, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लड़कियां हैं। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 10 गर्ल्स, ऐसा लिख देता हूं मैं। ये लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और जज करने के लिए कितने जज बैठे थे? टोटल 3 जज बैठे थे।
तो पहले वाले जज ने पहली वाली लड़की को फर्स्ट रैंक दिया और दूसरे वाले जज ने पहली वाली लड़की को कितना रैंक दिया? थर्ड। और तीसरे वाले जज ने पहली वाली लड़की को कितना रैंक दिया? 6। तो ऐसे ऐसे तीनों जज ने अलग अलग लड़कियों को अपने अपने हिसाब से रैंक दिया है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ, ये क्वेश्चन अधूरा है। एक मिनट, मेरे को ना नीचे एक लाइन और लिखनी है। क्वेश्चन अधूरा है, इसमें अधूरा लिखा हुआ है। एक मिनट बस। यहां पर आगे ये लिखा है, use the rank correlation coefficient to discuss which pair of judges have the nearest approach to common taste in beauty। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें अधूरा लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहे समझ लो। 10 लड़कियां हैं, उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। 3 जज बैठे हैं और अपने अपने हिसाब से तीनों लड़कियों को जो क्या कर रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको रैंक को रिलेशन का यूज करके, किसका यूज करके? रैंक को रिलेशन का यूज करके कोई दो जज के पेयर ऐसे बताओ जिनका ख्यालात मिलता है ब्यूटी के मामले में। मतलब पहले वाले जज को लग रहा है ना, है ये लड़की अच्छा मतलब मेकअप करके आई है, तो दूसरे वाले को भी वही लग रहा होगा, उससे मिलता जुलता। नहीं तो देखो, पहले वाले एक जज ऐसा है, ये फर्स्ट रैंक दे दिया इसको, उसी लड़की को ये कितना रैंक दे रहा है? 3। और उसी जज वही लड़की को ये वाला जज कितना दे रहा है? तो इन लोगों का मिलता है क्या ख्यालात? नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कौन से 2 जज है जिनके कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी सामने नजर आ रही? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कितने बार मालूम है? 3 बार। पहले एक बार करोगे फर्स्ट और सेकंड वाले जज के बीच में कोरिलेशन निकालोगे, रैंक कोरिलेशन किसके किसके बीच में निकलेगा? फर्स्ट और सेकंड। फिर सेकंड और थर्ड के बीच में निकालोगे, फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में निकालोगे। 3 बार कैलकुलेशन होगा किसके किसके बीच में? फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड। 3 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तीनों में अलग अलग 3 ठो का आंसर आएगा कोरिलेशन का। जिसका आंसर सबसे ज्यादा होगा वही पेयर ऑफ जज के बीच में कॉमन टेस्ट ऑफ ब्यूटी ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब आप आंसर निकालोगे किसके किसके बीच में? फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में। जिसका आंसर तीनों में कंपेरेटिवली ज्यादा होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। वही आप लिख कर आओगे कि पेयर ऑफ जज फर्स्ट एंड थर्ड, या पेयर ऑफ जज सेकंड एंड थर्ड, या फिर पेयर ऑफ जज फर्स्ट एंड सेकंड हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। ऐसा लिखो, वर्डिंग यहीं से चुरा लेना। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया है, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग खोलोगे ना, लास्ट की क्लास में होगा ये कोरिलेशन के। ठीक है, लास्ट के में मिल जाएगा। तो रैंक कोरिलेशन में अब इससे ज्यादा नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं कॉन्करेंट डेविएशन का। किसका दे रहा हूं मैं? कॉन्करेंट डेविएशन का दे देता हूं। ये 3 क्वेश्चन बना लेना बस, उससे ज्यादा कोरिलेशन में पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। लिख लो हेडिंग में कॉन्करेंट डेविएशन।
रजत, बैठो ना, आप ही का क्लास चल रहा है। एक्स वाई 150, पहले हेडिंग लिखो, फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय कॉन्करेंट मेथड। बाय कॉन्करेंट मेथड, इसमें लोगे x और यहाँ पे y। x में दिया 150, फिर दिया है 200, फिर दिया 180, फिर दिया है 200, फिर दिया 250, फिर दिया है 250, नहीं 250 तो हो गया है, 300 और 190, और दिया 140, 210, 290, 200, 180, 160 और 300। बस एक क्वेश्चन बनाना। कॉन्करेंट डिवीजन भी आपको मैं करा नहीं रहा हूँ, ये क्लास को लास्ट को खोलना, ठीक है, लास्ट में ही मैंने करवाया है, वीडियो देखो और इसको बना लेना। ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने के लिए दिया हूँ। हो गया? तो हमारा यहाँ पर भाई कोरिलेशन जो है ना खत्म होता है, कोरिलेशन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिग्रेशन। टॉपिक का नाम क्या है? रिग्रेशन। तो कोरिलेशन जो है इस चैप्टर का पहला टॉपिक था, इस यूनिट का। अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं रिग्रेशन। सर मैं वो अपना रिग्रेशन नहीं करा तो क्लास लीव कर लूं? हाँ आपकी मर्जी, बाकी बहुत छोटा सा टॉपिक है, कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं सर, अब थोड़ा ज्यादा चैप्टर्स हो गए थे तो हाँ ठीक है ना कंफ्यूज हो भाई, जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। अपने यूनिट 4 में ज्वाइन करता हूं सर। हाँ, रिग्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिगमन। कोई है ही नहीं हिंदी मीडियम वाला। प्रतिगमन, रिग्रेशन। चलो, कभी पढ़े हो रिग्रेशन आज के पहले? देखो, रिग्रेशन का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है कोरिलेशन से। कोरिलेशन जो है वो ये बताता है कि दो डेटा के बीच में कितना रिलेशन है। कोरिलेशन क्या काम कर देता है कि ये डेटा इतना है और ये डेटा इतना है, तो इनके बीच में कितना परसेंटेज समानता है। कोरिलेशन ये बताने का काम करता है। लेकिन रिग्रेशन जो है वो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बताता है, ये अगर इतना होगा तो अगला वाला कितना होगा। नहीं है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर है मान लो x और दूसरा शेयर है y। एक शेयर है x कंपनी का, दूसरा शेयर है y कंपनी का। x कंपनी का शेयर अगर 10 हो रहा है, मतलब पहले 10 था तो y कंपनी का था 15। x कंपनी का शेयर 12 हुआ तो ये हो गया 18। ये शेयर हुआ 18 का तो ये हो गया 24। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है कि नहीं बताओ? ये बढ़ते जा रहा है तो ये भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये मान लो 9 हो गया तो ये भी आपका देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका 13। ये गिरा तो ये भी गिर गया। तो हम है ना ये दोनों का क्या निकालेंगे? कोरिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोरिलेशन। कोरिलेशन निकालने से पता चला दोनों के बीच में 85% क्या है? समानता है। ये सिर्फ रिलेशन है, रिलेशन। कोरिलेशन हमको क्या बता रहा है कि इन दोनों के बीच में 85% का रिलेशन बैठता है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन इसके मुकाबले ये 85% चेंज मारेगा। और रिग्रेशन जो है ना, रिग्रेशन वो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बता देता है। अगर ये 50 हो गया तो ये कितना होगा, ये कौन बताएगा हमको? रिग्रेशन बताएगा। तो इसलिए कोरिलेशन आपको आता है निकालने, तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ के क्या निकाल पाओगे? रिग्रेशन निकाल पाओगे। तो रिग्रेशन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको एरिथमेटिक मीन ये निकालना आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने आना चाहिए, कोरिलेशन निकालने आना चाहिए, और ये तीन आने के बाद आपको रिग्रेशन का इक्वेशन याद रहना चाहिए।
ये 4 कंडीशन फुलफिल करोगे तब आपसे रिग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा, और गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन है, एक बताऊंगा 3 होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस सीधा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ regression equation, with the help of regression equation obtained from the following data, पहला, find the expected age of husband when wife's age is 12 years, and second, find the expected age of wife when husband's age is 33 years। और डेटा दिया हुआ है मीन दिया हुआ है मीन, और ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर दिया हस्बैंड एज, वाइफ एज, ये दिया हुआ है 25 साल, ये दिया 22 साल, ये दिया 4 साल, ये दिया 5 साल, और द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ ages of husband and wife is equal to 0.8। ये क्वेश्चन पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी 2004, 2006, 2008 और नहीं मालूम कब कब आया है, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पका पुकाया क्वेश्चन में बोलता हूं इसको। क्यों पका पुकाया क्वेश्चन बोलता हूं? क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ये देखो क्या निकाल के दिया हमको, मीन निकाल के दे दिया है। कोई 2 सीरीज होगी मान लो, एक सीरीज होगी हस्बैंड के एज की और दूसरी सीरीज होगी किसकी, वाइफ के एज की, और दोनों ही सीरीज का हमको क्या निकाल के दे दिया है, मीन। मीन मतलब एरिथमेटिक मीन, मतलब मैं बोल सकता हूं ये बार एक्स और बार वाई है, और दोनों ही सीरीज का क्या निकाल के दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ये बोयरगुटली एक्स और बोयरगुटली वाई है। आई बात समझ में? तो मतलब ये हमारा काम कम कर दिया ये क्वेश्चन। उसके बाद दोनों सीरीज का क्या निकाल के दे दिया है, कोरिलेशन। तो मैं क्या गलत बोल रहा था क्या आप लोगों को कि रिग्रेशन की कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन निकालने आना चाहिए? अभी तो जो दिया हो ना आपको सामने वो पका पुकाया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने मैं 2 सीरीज रखने वाला हूं, चलो बनाओ, बोलूंगा रिग्रेशन निकाल कर बताओ। आई बात समझ में? अब जैसा कि मैंने एक इंट्रोडक्शन में भी बताया कि कोरिलेशन जो है ना, कोरिलेशन क्या करता है, एक सीरीज और दूसरे सीरीज के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है कि कितना % एक दूसरे से रिलेटेड है।
और रिग्रेशन सीधा वैल्यू निकाल के बता देता है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे, सुनो, विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, याद करके जाना पड़ेगा रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, लिखवाऊंगा भी, रट के जाना पड़ेगा, फॉर्मूला है वो रिग्रेशन का, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेटा फाइंड द एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की एज निकाल के बताओ जब वाइफ की एज कितनी होगी, 12 साल। अब आप लोग इमोशनल मत हो जाना, सर 12 साल की पत्नी कैसे हो जाएगी, भाई वो एक डेटा है कि पत्नी अगर 12 साल की हो रही है तो हस्बैंड की एक्सपेक्टेड एज कितनी होनी चाहिए, है ना। अब आप लोग इमोशनल मत हो जाना, अब यहाँ पे एज देख के इतना छोटा कैसे हो गया करके, क्लियर है मेरी बात। वो क्वेश्चन है को सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए बस आपको। तो रिग्रेशन का मतलब बताया कि वो है ना, फॉर्मूला लगाओगे ना तो 12 साल की अगर वाइफ है तो हस्बैंड का एक्सपेक्टेड एज आ जाएगा। और दूसरा सवाल क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड एज ऑफ वाइफ व्हेन हस्बैंड एज इज 33। आदमी की, हस्बैंड की एज होगी 33 साल, तो बताओ पत्नी की एज कितनी होगी, उसकी वाइफ की एज कितनी होगी। दो सवाल है, दो सवाल है, ठीक है। हस्बैंड की एज कितनी होगी जब वाइफ की एज इतनी है, और वाइफ की एज कितनी होगी जब हस्बैंड की एज इतनी है। और नीचे आपको दोनों का क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, 5 चीज दिया हुआ है, दोनों का मीन, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों का कोरिलेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे हस्बैंड को हम मान रहे हैं x, और एज ऑफ हस्बैंड को क्या मान रहे हैं x, और एज ऑफ वाइफ को क्या मान रहे हैं हम y, ये मानना पड़ेगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, करना है ऐसा आपको, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड करो। अब अपन यहां पर लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और दूसरे जगह लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। पहले लाइन का मतलब तो समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं। x किसकी एज माने हम, हस्बैंड की, और y किसकी एज माने हैं, वाइफ की। तो x की हस्बैंड, x की एज कितनी होगी अगर y की एज इतनी होगी, मतलब यहाँ पे x डिपेंड करता है किसके ऊपर, y के ऊपर। और यहाँ पर वाइफ की एज कितनी होगी अगर हस्बैंड की एज इतनी होगी, तो ये y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर, क्लियर है। तो ये पहला वाला जो है ना मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन का ये वाला पहले पार्ट का सॉल्यूशन निकाल के देगा हमको, और ये वाला जो है ना हमको दूसरे का निकाल के देगा। इतनी बात समझ में आई। अब इक्वेशन क्या बोलता है सुनो, इक्वेशन होता है x माइनस बार x इज इक्वल टू, अब मेरे को भी याद नहीं है इसलिए फॉर्मूला देख के ही लिख रहा हूं, इंटू r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू y माइनस बार y। मस्त दिख रहा है ना फॉर्मूला, यही रिग्रेशन इक्वेशन है भाई, ये जो लिखा ना मैंने। तो इसमें x ऊपर आएगा ना, हाँ x ऊपर आएगा और y नीचे आएगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x ऊपर आएगा फिर और y नीचे आएगा शायद फॉर्मूला में। मैं ना जहाँ लिखा है ना उसी को देख के लिखा हूँ, आप सही बोल रहे हो, ऊपर x आएगा नीचे y आएगा, मैं जो लिखा था ना उसी को देख के लिख दिया। यहाँ पर ऊपर में आएगा x और नीचे आएगा y, ठीक है। और इधर अपना रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा, इधर का भी लिख देता हूँ, y माइनस बार y इज इक्वल टू r। इससे समझ में आता है कि गाइड वाइड जो होता है ना, अब गाइड तो बोलने का ही है कि भाई हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही निकाल रहे हैं, अब जहां छपा हुआ होगा वहां देखेंगे हम। तो इन लोग है ना प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, सॉल्यूशन जो बनाते हैं, फिर बाद में बच्चा है ना डाउट में उसी में फंसे रहता है कि आया कैसे। r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x
इंटू इंटू एक्स माइनस 12x। ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन दूसरा। बस इसको सॉल्व कर देना, वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। x कितना है, x को x ही रहने दो। 12x कितना है बोलो, 25। अरे ये 12x है ना, ये है 25 इज इक्वल टू कोरिलेशन कितना है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, x का 4 और इसका कितना है 5। y कितना है, y को y रहने दो, माइनस बार y कितना है 22। चलो सॉल्व करो, तो x माइनस 25 रहने दो, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा इंटू 0.8, तो 0.64 आएगा। मतलब इसको भी सॉल्व करोगे तो 0.8 मिलेगा और ये भी 0.8, तो 0.64 इंटू वाई माइनस 22 और सॉल्व करो, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0.64 वाई माइनस 22 इंटू 0.64, ये हो जाएगा 14.08 और सॉल्व करो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.64 वाई माइनस 14.08 माइनस 25 प्लस 25 होगा, प्लस इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.64 वाई माइनस 25 माइनस 14.08 10.92। अब सुनो सुनो सुनो, इधर x की वैल्यू हम क्या माने, एज ऑफ हस्बैंड माने थे ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ो, फाइंड द एज ऑफ हस्बैंड, मतलब आपको x निकाल के बताना है। अगर वाइफ की एज कितनी है 12, वाइफ की एज कितनी है, तो यहां पर y के बदले क्या रख दो 12 रख दो, यहां पर y के बदले क्या रखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 0.64 इंटू 12 माइनस 10.92, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं सर वो ये माइनस नहीं प्लस होगा है। यार, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस, मैं प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया, तो 12 इंटू 0.64 प्लस 10, तो ये आ जाएगा कितना 12 इंटू 0.64 करोगे तो कितना होगा प्लस 10.92, ये आ जाएगा कितना 18.6 ईयर्स। अगर पत्नी की एज 12 साल होगी तो पति की एज उसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए 18.6 साल। अब वैसे ही आप इधर का निकाल लो, y की वैल्यू को y को तो y रहने दो, बार y कितना दिया हुआ है बोलो, बार y कितना है 22 इज इक्वल टू r कितना था 0.8, r कितना है 0.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है, ये 5/4 इंटू x कितना है, x तो अपन x ही रहने देते हैं, माइनस 12x कितना था 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 22 इज इक्वल टू 0.8, तो 5 डिवाइड बाय 4 करो इंटू 0.8 करो तो ये आएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू x माइनस 25, तो y माइनस 22 इज इक्वल टू x माइनस 25, अब 22 खसक के इधर आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 25 प्लस 22, यही होगा। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन का सेकंड क्या था, हस्बैंड की एज कितनी बोल रहा था 33 साल बोला था, हस्बैंड की एज कितनी बोला था, वाइफ की एज, हस्बैंड की एज अगर 33 साल है तो वाइफ की एज कितनी होगी, रखो वैल्यू,
y इज इक्वल टू x -3, तो x की वैल्यू कितनी थी 33 -3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 30 ईयर। खत्म, यही था रिग्रेशन। अब बस इसमें और क्या करवाएगा आपसे भाई, सीरीज दे देगा 2 ठो, उससे पूरा वो लचान करना है काम। वो बाहर एक्स निकालो दोनों का को रिलेशन निकालो, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और ऐसे 2 ठो सवाल पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को बनाने। बनेगा कि नहीं भाई? कितने घंटे से पढ़ा रहा हूँ मालूम, स्टेटिस्टिक्स का पहली मैराथन चल रहा है यार। तो मीन मीडियन मोड चल रहा था करके आप लोगों को मैं नहीं बोला था, क्योंकि 2-3 बार पढ़ डाले है ना। तो अभी जो मेन टॉपिक जो आप लोग नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं आप लोग के लिए रोक के रखा था। तो उस समय लगी थी 1.25 घंटे की क्लास, फिर ब्रेक लिए, फिर 1.5 घंटे की क्लास, और अभी 1 घंटा हो ही गया लगभग इसको, और ये अभी और चलेगा। ठीक है, फिर एक क्लास और लूंगा, यूनिट नंबर 4 की बात करूंगा, इंडेक्स नंबर वगैरह, तब अपना खत्म होगा। चलो ठीक है, वैसे तो पढ़ाता ही हूँ, बस ये है कि एक ही बच्चे को नहीं पढ़ाता इतने देर तक, अलग अलग बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी इतना पढ़ाता ही हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, और ये आप लोग बनाओगे। रिग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट मीन्स समझते हो ना, मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई आर 20 and 120 रिस्पेक्टिवली, एंड नहीं रिस्पेक्टिवली मत लिखो यहां पे, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 5 and 25 respectively, and coefficient of correlation is 0.8. Find the two रिग्रेशन इक्वेशन। आपको 2 रिग्रेशन के इक्वेशन बनाना है। अब सुनो, 2 रिग्रेशन के इक्वेशन बनाना है ना आप लोगों को, तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहां पर आके रुक जाएगा काम। ये जो है ना इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर क्या है 2, मतलब आपको वैल्यू नहीं रखना इधर। अगला जो क्वेश्चन दिया हूं ना, आपको वैल्यू नहीं रखना है, बस यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। इक्वेशन है ना ये कि x इज इक्वल टू ये बराबर ये, y इज इक्वल टू ये बराबर ये, ऐसा। तो आपका आंसर यहां आके खत्म हो जाएगा, आगे आपको ये नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन में वैल्यू दी थी हमने, इसलिए इसमें वैल्यू डाल दिया था। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या बोल दिया है, फाइंड द 2 रिग्रेशन इक्वेशन। 2 रिग्रेशन इक्वेशन बना के बताना है ना। गोकुल आंख लाल हो गई बेचारे की पढ़ पढ़ के। हाँ बोलो भाई, हैंड रेज कर रहे हो, पूछ लो मुंह से। सर एक क्वेश्चन भेजो व्हाट्सएप में, देखो ना। क्वेश्चन भेजो व्हाट्सएप में। क्वेश्चन भेजो, मैं तो लाइन से जो जो लिखवा रहा हूँ ना, उसका पीडीएफ तो भेज ही रहा हूँ। ये भी जैसी क्लास होगी तो उसको भी भेज दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये PRSU 11 और 15 में आया है।
एक मिनट। देखो इधर सब स्क्रीन पर, अभी मैंने जो आप लोगों को सिखाया, एक क्वेश्चन ये है होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इक्वेशन निकाल के छोड़ना है। उसके बाद मैं आप लोगों को और होमवर्क दे रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट कर लो। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये बनाना है। अब इसमें समस्या ये है कि आपको है ना सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, सीरीज। तो पहले आपको मीन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, कोरिलेशन निकालना होगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाओगे आप लोग, ये होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाओगे, ये वाला। वही काम करना है हर बार, काम वही है, कोई नया काम नहीं करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे आप लोग, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क, हाँ तो ठीक है ना, कोरिलेशन में मैं बताया था आप लोगों को, वैसे ही वही फॉर्मूला लगा के वही था ना, 1 - R² अपॉन n का अंडर रूट। और 5 के बाद ये लास्ट क्वेश्चन 6वां, ये बनाना है। हाँ हाँ हाँ, सेम वही काम करना है, ठीक है। तो चलो, रिग्रेशन आप लोगों का यहाँ पर खत्म होता है, और एक ब्रेक लेते हैं अपन। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को इंडेक्स नंबर कराऊंगा। तो ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, यूनिट नंबर 3 जो मैंने कराया है, ठीक।